चलिए, कहां तक बातें हुई थी एक बार मुझे बता दीजिए। आखिरी क्लास में ये सब बातें हमने कर ली थी। एक जगह हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमसे नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो उसको करेक्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में ना। आप लोग बताते हैं नहीं, बताएंगे कहां से सर, समझ में आएगा तो बताएंगे ना हम। ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, हालांकि गलती ऐसी है कोई हमारे अलावा समझ में नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मिस्टेक मिस्टेक ही होती है। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास था, मैंने ये वाला बना दिया था ना, मुझे ध्यान नहीं रहा था। इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिंग यहां यहां और यहां तीनों जगह जीआई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे, ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, जिससे आपके आंसर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन होगा 8 मेंबर रिंग का, जल्दी से देखिए। मिल गया है, तो उसको अपने को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव। और एक और जो हुआ था उसमें शायद मैं साइक्लो वर्ड मेंशन करना भूल गया था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी में, जब हम बातें कर रहे थे आखिरी क्वेश्चन में, एक हमारे सामने था सिस, साइक्लो, डू, डेक और इन, और एक हमारे सामने था ट्रांस, साइक्लो, डू, डेक और इन दोनों में से। क्योंकि साइक्लो नहीं है तो फिर जो बातें हम कर रहे थे, हालांकि आंसर उसका सही है। ये आपने जो बनाया ये कैसे बनाया, कार्बन गिनो सही है क्या इसमें? इधर वाले में कार्बन गुण कितने हैं, इसमें इसमें कार्बन गिनो। चलिए, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, उसी की। क्लियर। अगर साइक्लो नहीं भी लगाते तो भी आंसर क्या आता है, सेम। लेकिन हम जिस बात को समझ रहे थे उसमें साइक्लो वर्ड का होना जरूरी था, कि आपका जो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड होता है वो सिस में ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस में। ये किस पर डिपेंड करता है, रिंग साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, रिंग साइज पर डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो ऑनलाइन वालों से भी रिक्वेस्ट है भाई, एक बार आप करेक्ट कर लीजिए, ये करेक्शन मेरी तरफ से था। अब हमने कहां तक बातें की थी, स्टेबिलिटी की बातें हो गई थी क्या? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूं बॉइलिंग पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं। नंबर कौन सा है, 2 है कि 3 है? 3, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जैसे आप पहले पढ़ते थे, अब वो जवाब नहीं देना है क्या, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाए, वो डेफिनेशन नहीं देनी है। अब आप सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए, उसे हमें क्या बोलना है, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब अगर अपन बात करना चाहें, हम डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, हम तो एक बात बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो आप बताइए, ये हमारे सामने सिस ब्यूटुइन है और एक हमारे सामने ट्रांस ब्यूटुइन है, दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? सिस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटेन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सिस का कि ट्रांस का? डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है राक्षसों, इसमें सिस। ट्रांस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो जीरो आया था इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा। कारण कारण ये है क्योंकि म्यू जो सिस है वो ज्यादा होता है किसका, म्यू ट्रांस से। इस पर्टिकुलर केस की बातें हो रही हैं, और ये किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं किससे, डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। क्लियर। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट की बातें हुई थी क्या? चलिए, मेल्टिंग पॉइंट की बातें करेंगे, इसके बाद लास्ट रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। मोहित कैसा है भाई, मतलब ऑनलाइन वाला है, क्यों कुछ राक्षस यहीं बैठ के कमेंट करते रहते हैं। मोहित का कहना है सर बहुत मजा आ रहा है आपसे पढ़ के। अच्छा कमेंट था इसलिए मैंने पढ़ दिया। चलिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा तब पता लगेगा कि अच्छा पढ़ा या नहीं पढ़ा। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नंबर 4 पर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
ये हमारे सामने रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं हम, एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो एक ही बात पर डिपेंड करता है और वो बात होती है पैकिंग एफिशिएंसी। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में जो रहेगा सॉलिड स्टेट। क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट। आगे बात समझ में, तो सॉलिड स्टेट में आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे डिटेल में बातें होंगी। तो मेल्टिंग पॉइंट की बातें करें तो एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी के। आगे बात समझ में। और अगर मुझसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पैकिंग एफिशिएंसी अगर हमसे पूछा जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा रहेगी, ट्रांस की। ट्रांस क्लोजली पैक होते हैं ड्यू टू मोर सिमेट्री एज कंपेयर टू सिस। तो पहले ये दो बातें आपको पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, पैकिंग एफिशिएंसी पर। और पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की, एज कंपेयर टू सिस। ट्रांस ज्यादा सिमेट्रिक होता है तो क्लोजली पैक हो जाता है। हमारी इसी पर अब चर्चाएं होंगी, हमारी इसी पर अब चर्चाएं होंगी। जल्दी से निपटा दीजिए मेरे भाई। निपटा दिया है क्या। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस। ट्रांस क्लोजली पैक होता है एज कंपेयर टू सिस ड्यू टू मोर सिमेट्री, ड्यू टू मोर सिमेट्री। अभी समझाऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आप कभी ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं, ट्रैवल, तो आपको अपने जो कपड़े हैं, सामान है, वो सब पैक करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि इतनी अच्छी पैकिंग करते हैं कि एक ही बैग में सारा सामान आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक के दो बना देते हैं। तो ऐसे वाले इंसानों से घर वाले पैकिंग नहीं करवाते। हो सकता है वैसा जानबूझ कर करे ताकि वो काम दोबारा उनको ना दिया जाए कि ये तो नहीं, ये बिगाड़ेगा सुधारेगा नहीं। लेकिन इससे आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। चलिए अगर अपन ध्यान करें, पहले मैं आपको रिजल्ट शेयर कर देता हूं। रिजल्ट के बेसिस पर मान लीजिए एक हमारे सामने ट्रांस दिया हुआ है और एक हमारे सामने क्या दिया हुआ है, सिस। तो बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, एमपी। अभी हम पता चल चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करना चाहें तो ट्रांस का जो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। अब सुनना ध्यान से। देखिए आप कभी ना कभी शादी विवाह में जरूर गए होंगे, किसी के शादी विवाह में। हाँ, खुद की में जाने का तो मौका तुम्हें अभी मिला नहीं है, लेकिन किसी ना किसी की शादी विवाह में आप गए होंगे और वहां पर आपने कैटरिंग वालों को जरूर देखा होगा। क्लियर, कैटरिंग वाले चेयर्स लेकर आते हैं, तो देखो वो बहुत सारी चेयर एक पर रख कर लाते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ये दो के बीच में ये जो गैप है ना, ये जितना कम होगा तो पैकिंग उतनी क्या होगी, अच्छी। ये जो गैप है उतना कम। तो आप जानते हैं एक चेयर के ऊपर दूसरी चेयर रखते हैं तो गैप बहुत ही कम बचता है। तो ये इसकी सिमेट्री, इसकी शेप की वजह से है। ट्रांस की शेप ही ऐसी होती है कि यहां पर पैकिंग क्या होती है, कमाल की। लेकिन वहीं पर आपने देखा हो कभी तो वो पतीले भी लेकर आते हैं कैटरिंग वाले, और पतीले बहुत ज्यादा एक साथ नहीं लाए जाते, एक या दो। कारण जो पतीले की जो शेप होती है वो किस शेप का होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसा ही तो रहता है। जब सिस कॉन्फ़िगरेशन वालों को पैक किया जाता है तो देखो ये जो बीच में जगह बची है ना, ये जो बीच में जगह बची है, ये गैप जो वॉइड जिसको बोलते हैं, वो क्या रहता है, ज्यादा। तो सिस में पैकिंग थोड़ी सी कम होती है और ट्रांस क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसीलिए ट्रांस आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस आइसोमर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। बस इससे ज्यादा खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं। तो ये था हमारे सामने ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर आपसे असर्शन रीजन टाइप पूछा जाए कि भाई ट्रांस में पैकिंग एफिशिएंसी क्यों ज्यादा होती है, तो क्या लिखोगे, ड्यू टू मोर सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू मोर सिमेट्री, इसी वजह से ये क्लोजली क्या हो जाते हैं, पैक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, आपसे कोई बात छुपाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा आइसोमेरिज्म का, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ जाए तो इससे आसान टॉपिक नहीं, और ना समझ में आए तो इससे बेकार टॉपिक नहीं। अच्छा, खास बात क्या है, अगर आपको क्लास में समझ में आ गया तो सबसे बढ़िया रहता है। उसके बाद अगर क्लास में मैंने आपके इस टॉपिक को बिगाड़ दिया, देखो मैं खुद कह रहा हूं, अगर मैंने इस टॉपिक को बिगाड़ दिया तो भाई साहब दूसरा मास्टर चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये टॉपिक आसानी से सुधरेगा नहीं। ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक बार कोई गलत इनपुट गई तो वो फिर उसको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल रहेगा।
तो चीजों को बहुत आराम से समझना है और आपके समझे जाने के चांसेस क्या है, ज्यादा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज पहले से नहीं पता है और सही आदमी से पढ़ते हैं तो आपको एकदम पहली बार में ही सही पता लग जाएगा, तो आपको दो अलग चीजों को याद करना ही नहीं पड़ेगा। ड्रॉपर्स के साथ दिक्कत क्या होती है, वो 5-6 मास्टरों से पढ़ा हो चुका है, हर मास्टर के पढ़ाने का तरीका क्या है, अलग अलग, कंफ्यूज हो जाता है पेपर के टाइम पर कौन से वाले के तरीके से सोचूं। तो आपके पास एक ही तरीके से चल रहे हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिला होगा। जो पीके सर की सीक्वेंस है, जो तरीका है, वही लगभग मेरा भी तरीका है, जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सकती है। तो नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक, देखो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो जितने भी भारी भारी बोतल लेके बैठे हैं ना, स्टील वाली, ये सब पीछे बैठेंगे। क्यों? क्या पता कब ऐसा मोमेंट आ जाए कि 10-15 मिनट से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, और पीछे से बोतल, मैं इधर घुमा, उधर से पीछे से बोतल, एक था मास्टर, खत्म। बात यहां खत्म नहीं होगी भाई साहब, बात पब्लिसिटी की है। बात किसकी है? पब्लिसिटी की है। मान लीजिए इसने पीछे से बोतल मारा, मैं टैं बोल गया। अब जैसे पता चला कि अनअकैडमी का एक टीचर टैं बोल चुका है से था हो चुका है, उसके बाद यूट्यूबर तो घूम ही रहे हैं, मीडिया वाले तो घूम ही रहे हैं। अब जो क्लास में है वो उस मोमेंट पे थोड़ी पहुंच पाएगा। जिसने मेरी एक भी क्लास अटेंड नहीं की होगी ना, वो सबसे आगे कैमरे के सामने मिलेगा। क्या आप उसी बैच में थे? हाँ हाँ, हम उसी बैच में थे। क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, बहुत बेकार पढ़ा रहे थे हम, तो क्या हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन जिसने भी ये काम किया, बहुत ही अच्छा किया है। हम सब बच्चे तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। बाद में बच्चे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि तो हमारा बैच का है ही। ऐसा ही आजकल टीचर्स में भी होता है कि भाई साहब तुरंत यूट्यूब के सामने कूद जाएं कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कि कैसे ना कैसे करके फेमस तो हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। पड़ोसियों के, मान लो कोई IAS बन गया, मान लो, उसके पड़ोसियों को पकड़ेंगे, बताइए इसकी क्या हॉबीज थी। अरे जब ये बच्चा था तब तुमने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, इसकी हॉबीज पर कहां से ध्यान देंगे मेरे भाई। आपको क्या लगता है, आपका पड़ोसी IAS बन गया, आप क्या बनेंगे? नहीं बनेंगे हम IAS भाई, हम अलग हैं। एक IAS बन गया तो जरूरी थोड़ी पूरा गांव ही IAS बनेगा। मीडिया वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहले उसके पास पहुंचेंगे जो रो रहा होगा, उसके पास। देखो सारे जज क्या करते हैं, हर रियलिटी शो में एक जज एक बार जरूर होता है, और नेहा कक्कड़ इसके लिए फेमस है। मुझे लगता है कई बार उसको रखा ही रोने के लिए गया कि कैमरा उसकी तरफ घुमा। और एक मोमेंट तो मैंने ऐसा देखा जिसमें वो कोई जो पार्टिसिपेंट होता है वो कह रहा होता है कि मैं बहुत गरीब था, रोने लग गई। इस कंट्री में 60 to 70% पॉपुलेशन गरीब है। ये क्या बात हुई भाई? मतलब उसमें तो कोई लॉजिक ही, हर कोई कभी ना कभी यहां गरीब जरूर रहा है। क्लियर? चलिए अब वापस आते हैं। तो ये बोतल वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, या तो बोतल नीचे रखेंगे या पीछे बैठेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। वो उसकी कंफर्मेशन की वो हो जाएगी टाइम आने पर ना। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए अगर हम बात करना चाहें तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स बोल दीजिए या स्टीरियो आइसोमर्स बोल दीजिए, एक ही बात है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? दो कैटेगरी में। एक तो कौन से थे? ज्योमेट्रिकल, और एक कौन से थे? ऑप्टिकल। और इन दोनों को ही हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि कन्फर्मेशंस को तो हम आइसोमर्स मानते ही नहीं है। ये हमारे सामने रहेगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा दैट इज ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब रिलेटेड टू लाइट, लाइट से रिलेटेड संबंधित बातें यहां पर हमारे सामने होंगी। तो इसमें 15 से 10 मिनट तक आपको पेशेंस रखना है और मुझे ध्यान से सुनते जाना है। क्लियर? उसके बाद चीजें सब्जेक्ट की शुरू होंगी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें यहां पर क्लियर करूंगा। देखिए एक चीज आती है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और कौन रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसी बातें हमसे की जाएंगी। तो ऑप्टिकली का मतलब है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब सीधा किससे होता है?
लाइट, यानी कि लाइट से रिलेटेड बातें हमारे सामने यहां पर की जाएंगी कि कोई कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, उस पर हमें चर्चाएं करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लाइट का नेचर जानते हैं। किसका नेचर जानते हैं? लाइट का नेचर जानते हैं। देखिए, आपको ये पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा चुका होगा फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जा रहा है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ही चल रहा है क्या? ठीक है। तो जब बीआर भाई सर यहां पर आएंगे तो वो आपको ये बातें बताएंगे कि लाइट में दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाम तो सुन लिए होंगे, बस फिर काम हो गया मेरा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक आपका कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और जो लाइट ट्रेवल करती है ना, वो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। मतलब मान लीजिए एक आपका किस पर है? एक्स पर, एक किस पर है? जेड पर, तो ये कहां ट्रेवल करेगी? वाई पर। यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, और लाइट का प्रोपेगेशन इनके भी परपेंडिकुलर होता है। क्या सर ये मुझसे पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, हालांकि ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपने कोई लाइट सोर्स लिया है। क्या लिया है? लाइट सोर्स। ये नॉर्मल जो लाइट सोर्स होता है ना, तो आप जानते हैं लाइट का नेचर जो होता है वो वेव नेचर होता है। कैसा होता है? वेव। तो नॉर्मल लाइट होता है, उसमें अलग अलग प्लेन के अंदर लाइट चलते हैं ऐसे, ये ठीक है। तो एक वेव के अंदर आप जानते हैं एक क्रस्ट होता है और एक क्या होता है? ट्रफ होता है। तो जो मैंने इसमें ऐसे एरो दिखाए है ना, जब मैं ऐसे एरो दिखाता हूं, इसका मतलब समझते हो? मैंने क्रस्ट और ट्रस्ट दोनों दिखाया है। ये एक वेव को बताता है। किसको बताता है? वेव को। ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जब नॉर्मल लाइट होता है ना सोर्स, उससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है। उसके अंदर जो लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, वो हर डायरेक्शन में होते हैं। और ये लाइट नॉर्मल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं। हमें क्या चाहिए कि जो लाइट के वाइब्रेशंस हो, लाइट जैसे आगे बढ़े तो वो एक ही प्लेन के अंदर हो। किसके अंदर हो? एक ही प्लेन में। और नॉर्मल लाइट सोर्स जब निकलता है तो उसका हर डायरेक्शन में होता है वाइब्रेशंस, हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसको हमें एक पोलराइजर के थ्रू पास किया जाएगा। आजकल आप देखते हैं जो आपके स्पेक्स आते हैं उनमें भी दिखा रहता है प्लेन पोलराइज्ड, यानी जब आप देखेंगे तो स्कैटरिंग वगैरह या सन वगैरह की तरफ आप देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो वो पोलराइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारे सामने एक पोलराइजर है। इस पोलराइजर का खास काम क्या है? मान लीजिए देखो, ये अलग अलग प्लेन्स के अंदर वेव है। एक वेव ऐसे वाइब्रेट कर रही है, इस प्रकार से ध्यान देंगे। एक वेव ये दिखाई गई ऐसे वाइब्रेट करती हुई चल रही है, दूसरी ऐसे वाइब्रेट करती हुई चल रही है, तीसरी ऐसे वाइब्रेट करती हुई चल रही, चौथी ऐसे वाइब्रेट करती हुई चल रही है। तो मैंने कुछ चुनिंदा दिखाई है। ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन में ऐसा मामला हो सकता है। जब आप इसको पोलराइजर के थ्रू पास करोगे तो पोलराइजर की खास बात क्या है? पोलराइजर की खास बात यह है कि एक ही प्लेन में जो वेव है ना, उनको पास होने देगा। मान लीजिए अगर वेव ऐसे चल रही है, ऐसे इस प्लेन के अंदर, एक वेव कैसे चल रही होगी? ऐसे ऐसे इनफाइनाइट प्लेन के अंदर ये चलती हैं। तो अगर आपने कोई पोलराइजर लगा दिया है तो मान लीजिए उसने केवल इसी प्लेन के अंदर वाइब्रेट करने वाली वेव को पास किया, तो उसके बाद सारी ऐसी ही मिलेंगी। मैं आपको एक समझाता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अगर अपन रियल साइंस के अंदर ना जाएं, जैसे कोई नाली है, उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है। इसमें पानी ऐसे लगातार चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करवाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है। मान लीजिए हमने इसमें कोई मैच बॉक्स को तोड़ दिया, और उसमें मैच बॉक्स तोड़ने के बाद आप जानते हैं वहां पर वो जो तीलियां होती हैं इस प्रकार से गिरी हुई नजर आएंगी। क्लियर? मैच बॉक्स तोड़ने के बाद हमने क्या किया? हमने क्या किया कि इस बहती हुई नाली में ऐसे दो ऐसे प्लेट लगा दी, दो ऐसे क्या लगा दी हैं? प्लेट, ऐसे ऐसे। तो जब वो बहती हुई आएंगी तो जो उसके पैरेलल होंगी वो तो पास हो जाएंगी, और जो ऐसे होगी ब्लॉक हो जाएगी, ऐसे होगी ब्लॉक हो जाएगी, बाकी सारी रुक जाएंगी, और जो उसके पैरेलल थी वो क्या हो जाएंगी? पास ऑन। तो एग्जैक्टली ये ऐसा ही काम करता है कि जो इसके इसके जैसे था, देखो इसमें से जो होगा वो पास होके आ जाएगा, बाकी क्या कर देगा? ब्लॉक। तो इस टाइप की जो लाइट आती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जिनके वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हुई वो चलेगी। और इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? PPL। ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप। PPL, प्लेन से P, पोलराइज से P और लाइट से L, इसको क्या बोल दिया जाता है? PPL। तो ये जो हम पता करने जा रहे हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें जो लाइट चाहिए वो नॉर्मल लाइट नहीं चाहिए। कैसे चाहिए? प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे बाकी आपको वापस से भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। चलिए,
नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब हम एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अभी आपको कुछ नहीं लिखना है जब तक मैं ना कहूं, लिखना अलग तरीके से है, ये पहले समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यह पता करना है। ऑप्टिकली एक्टिव, एक्टिव का मतलब रिस्पॉन्ड करना। मान लीजिए अगर अपन कहीं से जाते हैं, मान लीजिए किसी गली से भी हम निकलते हैं, उस गली में कोई कुत्ता सोया हुआ है और आप कई बार आते हैं जाते, आप बोलोगे इनएक्टिव है, इसके तो ऊपर पैर रख दो तो भी कुछ नहीं करता, मतलब वो आपको देखकर रिस्पॉन्ड नहीं करता। और एक ऐसा होता है भाई साहब, आपकी एंट्री होते ही भौंकना शुरू करता है, तो तुम क्या कहते हो, यार ये गजब का एक्टिव, दिखते ही टूट पड़ता है। तो एक्टिव होने का मतलब कि कोई कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। अब रिस्पॉन्ड कैसे करेगा वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए ये हमारे सामने क्या है, नॉर्मल लाइट सोर्स। जो हम नॉर्मली लेते हैं वो कौन सा इस्तेमाल में लेते हैं, सोडियम लैंप। क्या इस्तेमाल में लेते हैं, सोडियम लैंप। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, सोडियम लैंप का हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लाइट हमारे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल में नहीं होगी, तो नॉर्मल लाइट को क्या किया जाएगा, पोलराइज। तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पोलराइजर। तो ये हमको मिल गई है प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को, इसको हम बोलते हैं पीपीएल। इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम एक पोलरीमीटर ट्यूब होती है उसके थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे। जो भी कंपाउंड आपको पता करना है, जैसे आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, ग्लूकोज। क्या सुना होगा, ग्लूकोज। सुना है कि नहीं सुना है। मान लीजिए हम इसी के बारे में पता करना चाहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। क्या मतलब होता है एक्टिव का, अभी आपको समझ में आएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाकर इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, फिल करेंगे, और इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसके थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे। अगर जब ये लाइट पास होती गई इससे, और इसके वाइब्रेशंस में क्या आ गया, चेंज। क्या आ गया, चेंज। जैसे आप देखो पहले ये इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था, धीरे 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 इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या कर दिया है, चेंज। मतलब पहले अगर अपन बात करना चाहें, कोई लाइट थी इस प्रकार से वाइब्रेट करती हुई आगे बढ़ रही थी, उसने क्या किया, उसको या तो इधर घुमा दिया क्लॉकवाइज या इधर घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसके वाइब्रेशन के प्लेन को क्या कर दिया है, चेंज। जब इस सॉल्यूशन के थ्रू ये लाइट गई तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो वाइब्रेशन का प्लेन था वो क्या हो चुका है, चेंज। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर दे, चेंज, तो वो ऑप्टिकली क्या कहलाएगा, एक्टिव। अब आप एक बात सुनो, आप बोलोगे कि सर आपने फिर ये नॉर्मल लाइट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आपने पोलराइज लाइट का इस्तेमाल क्यों किया। इसको भी मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने गांव में कभी गए होंगे, गांव से कितने लोग हैं, बस बन गई मेरी बात। भैंस कितने लोगों ने देखी है, ये तो सबने देखी होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहे, कहीं पर भैंस की दौड़ हो रही है, रेस हो रही है, सब मालिक आए अपनी अपनी भैंस लेके, सबने अपनी भैंस को एक लाइन पर खड़ा कर दिया, ठीक है, और एक साथ उनको छोड़ दिया गया, और कोई भैंस जीत भी गई। अब सारी कैसी दिखती हैं, एक जैसी, ये नहीं पता चलेगा कौन से की जीती है। तो उन पर क्या किया जाता है, नंबरिंग, कि 1 2 3, 1 नंबर भैंस किसकी है, एक्स की, 2 नंबर भैंस किसकी है, वाई की, 3 नंबर किसकी है, जेड की, ताकि 1 नंबर जीते तो हम बता दे भाई आप वाली भैंस जीत गई है। तो ऐसे ही अगर आप नॉर्मल लाइट लोगे, समझो मेरी बात को, नॉर्मल लाइट लोगे तो कौन सी वाली लाइट का प्लेन चेंज हो गया आपको पता भी, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमें एक चाहिए ताकि उसमें चेंज आए तो हम ऑब्जर्व कर सके। आगे बात समझ में, दैट्स वाई हम नॉर्मल लाइट नहीं पोलराइज लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और पोलराइज लाइट के प्लेन को अगर किसी कंपाउंड ने बदल दिया है तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो नहीं बदल पाया है तो क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे ये क्या है आपके सामने, लाइट सोर्स, फिर ये आपने क्या लगा दिया था, ऑर्डिनरी लाइट। देखो ये हर डायरेक्शन में है ना इसके वाइब्रेशंस, आपने पोलराइजर लगाया तो एक ही डायरेक्शन वाले पास होने दिए। फिर देखो ये लाइट जैसी थी सैंपल ट्यूब में से वैसी की वैसी बाहर निकल कर आ गई है कि नहीं निकल कर आ गई है, कोई चेंज आया नहीं, तो हम बोलेंगे जो भी आपने सॉल्यूशन में इस कंपाउंड को लिया था वो ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर एक्टिव होगा तो पीपीएल के प्लेन को चेंज करेगा, घुमाएगा उसको, या तो क्लॉकवाइज में घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। अगर मैं आपको बोलूं घूम जाइए तो घूमने के आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पीपीएल के प्लेन को चेंज कर देते हैं क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली
एक्टिव, और जो चेंज नहीं कर पाते हैं क्या कहलाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप सोचोगे क्या सर इनसे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक को समझने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने कल वेक्टर के बारे में पढ़ा, हमसे वेक्टर के बारे में थोड़ी पूछेगा, हमसे तो डायपोल मोमेंट के बारे में पूछेगा। तो वैसी ही कुछ कहानी यहां पर है। अब हमें लिखना कैसे है, वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। ये देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक समझते हो? सिंगल वेवलेंथ वाला। तो ये जो नॉर्मली हम लेते हैं, ये बच्चे की मैंने फोटोकॉपी करवाई है, तो Na लैंप लिखा हुआ, मतलब ये कौन रहेगा? सोडियम लैंप। ध्यान से सुनना, ये क्या रहेगा? सोडियम लैंप। तो इससे जो लाइट निकलेगी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट। ये कैसी लाइट होगी? नॉर्मल लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। ये हमारे एक्सपेरिमेंट के काम का नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? पोलराइज। पोलराइज करने के लिए आप क्या लगा रहे थे? पोलराइजर। हम यहां पर निकोल प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? निकोल प्रिज्म का। जो भी सर आपको ऑप्टिक्स पढ़ाने आएंगे वो बताएंगे इसके बारे में कि पोलराइजेशन कैसे होता है लाइट का। तो निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो अब आपको कैसे मिल गई है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जिस भी कंपाउंड को आपको चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर क्या करेंगे? फिल करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसके अंदर वो सॉल्यूशन हमने भर दिया है। अब ये जब पोलराइज्ड लाइट इसके थ्रू पास होगी तो दो तरीके हैं, या तो इसका प्लेन चेंज होगा या इसका प्लेन चेंज नहीं होगा। दो तरीके। अगर प्लेन चेंज नहीं हुआ, जैसी गई थी बिल्कुल वैसी की वैसी लौट कर आ गई है, तो कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बात समझ में? अगर चेंज होगा तो पोलराइज लाइट का प्लेन घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दो ही ऑप्शन है। तो ये देखिए, जैसे पास हुई तो किधर घूम गया है? क्लॉकवाइज। तो ये इसका ओरिजिनल वाइब्रेशनल प्लेन था, अब ये नया वाला बन गया है। कितने डिग्री से घूम गया है? अल्फा। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितनी अमाउंट से घूम गया है। अगर क्लॉकवाइज घुमाया इस कंपाउंड ने, इस पोलराइज लाइट के प्लेन को किधर घुमाया है? क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या ये वर्ड सुना आपने? बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है, अगर आपको नहीं पढ़ाया तो अलग बात है। तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो डेक्स्ट्रो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट बोल दीजिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ऐसे कंपाउंड्स को हम स्मॉल डी या फिर प्लस के साइन से दिखाते हैं। स्मॉल डी या किसके साइन से दिखाते हैं? प्लस। किसी कंपाउंड के नाम के सामने स्मॉल डी मिल जाए या प्लस का साइन मिल जाए, समझ जाओ वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? लीवो रोटेटरी। क्या बोल देंगे उसको हम? लीवो रोटेटरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लीवो रोटेटरी के नाम से उसको जाना जाएगा। ऐसे कंपाउंड को स्मॉल एल या फिर माइनस के साइन से दिखाया जाता है। ये लीवो भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर क्या बोल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बातें अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी हैं? अब देखो वापस सुनो, अगर किसी सॉल्यूशन से पोलराइज लाइट को पास किया गया, दो ऑप्शन है, या तो पोलराइज लाइट का प्लेन चेंज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अगर नहीं होगा तो उस केस में अल्फा नेट क्या मिलेगा? जीरो, कि किसी एंगल से घुमाई नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो अल्फा नेट क्या मिलेगा? नॉन जीरो। भाई कुछ ना कुछ एंगल से तो घुमा होगा, लेकिन सर ये अल्फा क्या है? अल्फा वो एंगल है जिससे उसने उस प्लेन को चेंज किया होगा। अगर घूमेगा तो दो ऑप्शन है, क्लॉकवाइज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो रोटेटरी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी से डायग्राम बनाएंगे। जीरो लिख दिया है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक। जल्दी बनाएंगे ना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ज्यादा इस पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लगा देंगे पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब
एक्सपेरिमेंट। जल्दी जल्दी निपटाइए। देखिए ये फायदा है डिजिटल बोर्ड का, क्योंकि हम हवा में बात करते हैं, उससे बढ़िया पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया अपन। जैसे कल कुछ लोगों ने पीपीटी देखी होगी, रूम पे जाके आपस में डिस्कशन शुरू कर दिया होगा, क्या अब ये पीपीटी से पढ़ाएगा भाई, अब समझ में नहीं आएगा, क्या करते हैं विद्रोह कर दें। जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहीं पर ऐसी बातें होंगी। ना समझ में आए तो आप बिंदास आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझे कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। मुद्दे की बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन जब मैं चाहूंगा तब सोल्व। आप छापते रहना, मेरी बात करने की आदत है। अनअकैडमी से मैंने लगातार बोलने के पैसे लिए हैं, और वो काम मैं ईमानदारी से करता हूं। क्वेश्चंस जब मैं कहूंगा तभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं जब जैसे 7 के बाद डिस्कशन रखूंगा किसका, आयुपैक नेमी, तो आधे से ज्यादा लोगों को तो गायब हो चुका हूं। और जिस बच्चे ने बिना रिवाइज किए अगर क्वेश्चंस बना लिए तो उसको टेंशन नहीं लेना है, उसको समझ में भी आया था और उसको याद भी है। कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं लेकिन टाइम पर याद नहीं आती। समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बात है, और मैं आपको समय पर याद दिलाने वाली टेक्निक पर काम करूंगा। हमें बस ये पता लगाना है कि हम क्या क्या भूल गए हैं। हर चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भूल गए हैं उसी को पढ़ेंगे। तो बहुत फ्रैक्शन में तोड़ दूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ। बस आपको बोला जाएगा कल 25 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, लेकिन वो 25 दोबारा से सोल्व करके आने पड़ेंगे। निपटा दिए हो क्या, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। आज आप कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं इसका पता चल जाएगा। निपटा दिए हो क्या, अब निपटा दिया है क्या। ऑनलाइन वालों ने निपटा दिया है। साइड कैसे हूं, ऑनलाइन अनअकैडमी वाले बोलते हैं कि आप कैमरे के सामने रहिए। समझ में आने का कोई मतलब नहीं है, बस आप कैमरे के सामने रहिए। आप लोग कहते हैं कि साइड हो जाए, हमें दिखना। दोनों बातें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिर इनको जो टीचर है वो जिंदा नहीं मुर्दा चाहिए, क्योंकि उसकी भूत के तार पार देख सकते हो ना आप। तो वो आप सामने आ भी जाएगा तो कोई फर्क, ये काम तुम लोग कर दोगे कि सर जिंदा ये ले आए, मुर्दा हम कर देंगे। निपटा दिया है क्या।
इतना टाइम तो ये जिसकी नोटबुक से मैंने फोटो ली है उस बच्चे ने भी नहीं लगाया होगा जितना तुमने लगाया है। ये हर्ष अग्रवाल वाले बैच की एक बच्ची की, हर्ष अग्रवाल जिस बैच में था, ऑल इंडिया रैंक 5, आजकल एम्स दिल्ली में है। हाँ, तेरी फोटो लूंगा बेटा गुमशुदा में लगने के लिए। निपटा दिया है क्या? चलिए अब तो आगे बढ़ सकता हूं। तो अगर अल्फा नेट 0 तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर अपन बात करना चाहे अल्फा नेट नॉन जीरो तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो इन नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। जैसे कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा D+, अगर अपन बात करना चाहें ग्लूकोज, ये पढ़ेंगे आप बायोमोलिक्यूल में, मैं भी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी वाले सर भी पढ़ाएंगे। तो ये देखो ये प्लस साइन क्या बता रहा है, ये प्लस साइन ये बता रहा है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें डी, और अगर अपन बात करें माइनस, ये हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? फ्रक्टोज। नाम जरूर सुना होगा फ्रक्टोज का कहीं ना कहीं। तो ये माइनस का साइन, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? लीवोरोटेटरी। या तो प्लस माइनस के साइन लगेंगे या फिर स्मॉल डी और स्मॉल एल का साइन लगेगा। ये कैपिटल डी क्या बता रहा है? ये कैपिटल डी है, अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर अपन बात करें प्लस माइनस के साइन या स्मॉल डी और स्मॉल एल का साइन आपको बताएगा आइदर इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? चलिए अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। किस पर आते हैं? डेफिनेशन पर। जैसे अगर आपसे कोई पूछे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, अब आप देखो बिना सोचे समझे बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना? तो लिखिए डेफिनेशन, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुमसे, कभी एक एक्सपेरिमेंट रट्टा मारते रहो। लिखिए ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, a compound that rotates the plane of polarized light is said to be optically active. It's said to be optically active. It's said to be optically active. हो गया क्लियर? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अल्फा नेट के बारे में बताओ। अल्फा नेट क्या मिलेगा? जीरो या नॉन जीरो? अल्फा नेट नॉन जीरो। पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या समझते हो? अगर मैंने कोई बोल दिया ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उसका मतलब क्या हुआ? जो लाइट प्लेन, पोलराइज लाइट के प्लेन को किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज या राइट। ठीक है? डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो लिखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड लिखा हुआ है। एक कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ polarized light in clockwise direction. A compound that rotates the plane of polarized light in clockwise direction. In clockwise direction. किसमें घुमा दे? clockwise direction में घुमा दे। उसके बाद रुकेंगे। A compound that rotates the plane of polarized light in clockwise direction. लिख दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे इज रिप्रेजेंटेड एज, इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस ओब्लिक स्मॉल डी। कैसे लिखा जाएगा? या तो प्लस का साइन मिलेगा उसके सामने या स्मॉल डी। स्मॉल डी लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है, कभी अपने तरीके से लिख दो। रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड एज, प्लस का साइन मिलेगा या फिर किसका साइन मिलेगा? स्मॉल डी का। हो गया है क्लियर? अब नेक्स्ट लिख लीजिए लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी कंपाउंड, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, और क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसमें भी सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इज रिप्रेजेंटेड एज या इज रिप्रेजेंटेड बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस का साइन या स्मॉल एल, इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस का साइन और स्मॉल एल। किसी कंपाउंड के नाम के सामने माइनस का साइन मिल जाए तो समझ जाओ वो लीवो रोटेटरी है, और प्लस का साइन मिल जाए तो समझ जाओ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, या स्मॉल डी मिल जाए या स्मॉल एल, यहां से भी हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को कोई भी चेंज नहीं करेगा। देखो नीचे लिखा हुआ है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इज नॉट चेंज, लिखा हुआ है ना, इज नॉट, पहले भी ऐसा ही था बाद में भी ऐसा ही है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नेक्स्ट रहेगा डेफिनेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, बताइए कैसा कंपाउंड होता है, ए कंपाउंड दैट डजंट चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट said to be optically inactive. A compound that doesn't change, a compound that doesn't change the plane of polarized light, the plane of polarized light is said to be optically inactive, is said to be optically inactive. तो ये आपको थोड़े थोड़े वर्ड पता लगे, बाकी एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं देखते तो ये बातें हमें इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती। अब हमारे दिमाग में एक एक चीज क्या है, क्लियर है। चलिए एक बार वापस एक्सपेरिमेंट की तरफ लौटे। अब देखो ये हमारी कैसी लाइट थी, नॉर्मल लाइट, हमने उसको किसके थ्रू पास किया, पोलराइजर। हमारे लिए पोलराइजर कौन करता है, निकोल प्रिज्म। हमने जो पोलराइजर इस्तेमाल में लिया है वो निकोल प्रिज्म है। अब आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि निकोल प्रिज्म कैसे करता है पोलराइज। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होती है, वो हमारा काम नहीं है। फिर ये आ गई आपके सामने पोलराइज्ड लाइट, अगर इसको पास करोगे और ये एज इट इज पास हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसको पास किया तो ये रोटेट हो गई, तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा वो कंपाउंड, अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो लीवो रोटेटरी रहेगा। अगर घुमाएगा तो ये एंगल जिसको हम बोलेंगे आगे चलकर एंगल ऑफ रोटेशन जरूर मिलेगा। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो अल्फा नेट क्या मिलेगा उस केस में, नॉन जीरो, और कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो अल्फा नेट क्या मिलेगा, जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ थ्योरेटिकल बातें यहां पर करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं एक बात, एंगल ऑफ रोटेशन। लिखिए इसके बारे में, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ये वही है अल्फा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, अल्फा रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन। एक बार वापस देखो कितने एंगल से घुमा है, ये देखो ये जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। पहले कैसा था बाद में कैसा है, वो जो एंगल है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। पक्का? तो लिखिए इसके आगे, इट इज द अमाउंट, it is the amount through which, it is the amount through which plane of polarized light, it is the amount through which plane of polarized light is being rotated, it is the amount through which plane of polarized light is being rotated by an optically active compound। क्योंकि कोई घुमाएगा वो कौन होगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो घुमाएगा, बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर है कि भाई कितने अमाउंट से वो घुमा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, मेजर्ड इन डिग्री, किसमें मेजर किया जाएगा, डिग्री, मेजर्ड इन डिग्री, डिग्री में मेजर किया जाएगा। देखेंगे मेजर्ड इन डिग्री, एंगल है तो डिग्री में तो मापोगे, मेजर्ड इन डिग्री। अगर कोई कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है
तो कैसा साइन मिलेगा उसके सामने? एंगल पॉजिटिव रहेगा। एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर लीवो रोटेटरी है तो कैसा रहेगा? नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ भी बात करूं, कोई एंगल है मान लीजिए 25 डिग्री, कितना है? 25 डिग्री किसी का, तो बताओ ये डेक्स्ट्रो हुआ कि लीवो हुआ? क्योंकि इस प्लस को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैं आपको लिख दूं -30 डिग्री है किसी का, तो वो कैसा होगा? लीवो। तो ये कह रहा है अगर एंगल के सामने साइन प्लस का मिल जाए तो वो डेक्स्ट्रो रहेगा, और माइनस का मिल जाए तो वो लीवो रहेगा। या प्लस को तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे कि ये जो एंगल है कि लाइट कितने एंगल से घूमेगी वो किस किस पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। Factors affecting angle of rotation. Factors affecting angle of rotation. Factors affecting angle of rotation. इधर आओ वापिस। ये देखिए जब आपने लाइट पास की है, क्या की है? पास की है, तो ये कुछ ना कुछ एंगल से घूमी है कि नहीं घूमी? कि ये एंगल कितना होगा, ये किस किस बात पर डिपेंड, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं किस किस बात पर। सबसे पहले आपने यहां से लाइट सोर्स लिया तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ की क्या आई होगी? लाइट। क्लियर? तो जिस वेवलेंथ की लाइट आएगी उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। यानी कि लाइट जब आपके सामने चलती है, वेव बनकर चलती है, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, हल्का सा आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये आपके सामने वेव बनकर आपके सामने चलेगी, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात, जब आप इस लाइट को इस ट्यूब के थ्रू पास करोगे, पोलरीमीटर ट्यूब के थ्रू, तो बताइए इस ट्यूब की कोई ना कोई क्या रहेगी? लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने एंगल से घूमेगी। दूसरी बात, अब जब आप इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। जिस भी कंपाउंड को मान लीजिए आप किसको चेक करना चाह रहे थे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपने इसके अंदर फिल किया होगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई तो चाहिए आपको सॉल्वेंट और कोई चाहिए सॉल्यूट। देव जी आप क्या कर रही हैं? तो कुछ नहीं कर रही, इससे बढ़िया तो इधर ही देख लो। मतलब ऐसे ऐसे यू देख रहे हो, इससे बढ़िया तो इधर देख लो। मैं ये तो नहीं कहता कि सब समझ में आ जाएगा, लेकिन शायद कुछ तो समझ में आ जाए। क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो। एक एक बच्चे के चेहरे से पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार तुम्हें लगेगा कि मुझे समझ में आ गया, बार बार क्यों रिपीट कर रहा है इस बात को। तो तुझे आ गया, लेकिन किसी का चेहरा जूते जैसा बना हुआ है, इसलिए उसको रिपीट किया। यही तो बेनिफिट है ऑफलाइन का, कि हमें पता चल जाता है कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं। ऑनलाइन में तो हम मान लेते हैं कि सबको समझ में आ रहा है। क्लियर? तो यहां पर जो आप इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, एक कोई ना कोई सॉल्यूट होगा और कोई सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर भी कितना एंगल आएगा उस पर डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो फैक्टर रहता है कि किस टेम्परेचर पर इस एक्सपेरिमेंट को करवाया जा रहा है। तो आपसे पूछे कि किस किस पर अल्फा डिपेंड करता है, तो यहां से शुरू करके यहां तक जो जो बीच में आया सब पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले लाइट, लाइट की वेवलेंथ, फिर पोलरीमीटर ट्यूब तो उसकी लेंथ, फिर सॉल्यूशन में भरे हुए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर, और आखिरी टेम्परेचर। ये लीजिए, यही तो हमने लिखा हुआ है। देखिए किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। हमने लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब, नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और टेम्परेचर। नंबर 5 फैक्टर हमारा रह गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। छाप लीजिए इसको, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। wavelength of monochromatic light. निपटा दिया है। हालांकि अभी तक जो पढ़ा है उससे नीट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बिकॉज ये डायरेक्टली कहीं पर भी एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। इनडायरेक्टली इनकी बारे में पता होना चाहिए, एक्टिव इनएक्टिव, और वो बिना एक्सपेरिमेंट के हम आपको पढ़ा नहीं सकते। टॉपिक में कनेक्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, तभी मेन बात जाकर हमें समझ में आती है। ठीक है, चलिए
अब ये तो हो गया अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो एक आप एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हो। किससे पता लगा सकते हो? एक्सपेरिमेंट से। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज अगर हम एक्सपेरिमेंट से पता लगाने लगे तो फिर तो क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, किस किस का एक्सपेरिमेंट करवाएंगे भाई? और पेपर में तो थ्योरेटिकल आएगा, तो क्या हमें लेबोरेटरी ले जाया जाएगा? नहीं। यानी कि कोई ना कोई थ्योरेटिकल मेथड भी डेवलप कर लिया गया है जिसके बेसिस पर हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब हमारे सामने यही आएगा। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कोई कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, किसके बारे में? ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अगर हमसे कुछ पूछता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हमारे पास बेटा दो मेथड्स अवेलेबल है। ध्यान से सुनना, दो मेथड्स है। एक मेथड हमारे सामने कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल मेथड, कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करवाएं, जो कि थोड़ी देर पहले हम करवा रहे थे। और दूसरा हमारे सामने थियोरिटिकल मेथड भी है। कौन सा मेथड है? थियोरिटिकल मेथड्स भी हमारे सामने है। थियोरिटिकल मेथड्स भी हमारे सामने अवेलेबल है, जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल भी है, थियोरिटिकल भी है। यानी कि बिना एक्सपेरिमेंट के भी हम बता देंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। समझिए मेरी बात को ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वैसे मान चुके हो, लिख लेते हो आगे डॉक्टर राकेश खुद से ही। हम तो मान लेते हैं, सामने वाला भी तो माने, हम तो मान लेते हैं लेकिन सामने वाले भी तो माने। हम तो मान लेते हैं हम डॉक्टर, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करेगी दवाइयां देनी, नहीं तो हम तो कल ही अपना हॉस्पिटल खोल लें। बहुत सारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा है कि हॉस्पिटल तो खोल लेंगे, बस तू एक बार नीट पास करके आ जा, पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने। ठीक है, तो अब आप मान लेना कि आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, अब जब भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, तो दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। कितने टाइप के? दो। वो आके कोई किसी ने बोला कि सर मेरे को सुबह से पेट दर्द हो रहा है, उसने 15 टेस्ट लिख दिए, ये सब टेस्ट करवा के आओ, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन दूंगा। यकीन मानिए वो आएगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि पता चला कि आपने टेस्ट करवा दिए 2000 के और दवाई थी 20 रुपए की। तो ऐसा डॉक्टर बहुत ही जल्दी फ्लॉप हो जाता है मार्केट में। जो भी एक बार जाता है वो बोलता है उसके पास मत जा, फालतू के टेस्ट करवाता है कि नहीं है? एक डॉक्टर होता है जिसके पास आप गए कि साहब मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो आपके सिम्टम देखकर ही बताएगा। कि मान लीजिए उसने आपकी देखा और आप बोला कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्या है? कमी है। कुछ सिम्टम उसको ऐसे दिखाई दिए, नाखून देखे या कुछ और भी सिम्टम्स उसने ऑब्जर्व किए होंगे। मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं, मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और उसने दवाइयां मेडिसिन क्या कर दी? स्टार्ट कर दी। हो सकता है आप ठीक हो गए और हो सकता है आप ठीक नहीं हुए हो, तो फिर वो बोलेगा कि अब मुझे क्या करवाना चाहिए? टेस्ट करवाना चाहिए। या फिर डॉक्टर को यह पता करना है कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप ये तो बता सकते हो सिम्टम्स को देखकर क्या, कि भाई साहब आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, बट ये नहीं बता पाओगे ना कि एग्जैक्ट कितना है। एग्जैक्ट कितना है ये तो उसके लिए तो आपको टेस्ट करवाना ही। चलिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आप ही की लैंग्वेज में। मान लीजिए आपके किसी दोस्त को फीवर है, तो आप ऐसे देखकर बता सकते हो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, भाई तुझे क्या है? फीवर। अब वो बोलेगा कितना है, तो फिर तो थर्मामीटर से ही बताना पड़ेगा। हम तो ये बता सकते हैं कि फीवर है या नहीं है, कितना है ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो सर इतनी देर में आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? यानी कि थ्योरेटिकली हम ये बता देंगे, थ्योरेटिकली हम किसके बारे में बता सकते हैं? ये बता सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई का मतलब है इनएक्टिव, ए का मतलब है एक्टिव। ये बता देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या, मान लीजिए मैंने बता दिया ऑप्टिकली एक्टिव है ये, तुम पूछोगे बताओ सर लाइट को किधर घुमाएगा, लेफ्ट में या, ये नहीं बता पाऊंगा मैं। इसके लिए मुझे किस पर जाना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट पर। एक्सपेरिमेंट आपको यह भी बता देगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो है, इसके बारे में भी आपको बता देगा। थ्योरेटिकल का अपना लिमिटेशन है, एक्टिव है ये तो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा कि डेक्स्ट्रो है या लीवो है। क्या ये बातें आपको समझ में आने लगी? ये बातें हम यहां से नहीं कर सकते, लेकिन यहां से कर सकते हैं। पहले इसको छापिए फिर आगे बढ़ेंगे।
बहुत मेहनत करके आनी पड़ती है मास्टर को। देखो ऐसे कनेक्ट किया जाता है चीजों को। और ऑनलाइन का क्या नुकसान है? ऑनलाइन का यही नुकसान है कि सामने वाला मास्टर बस वीडियो लेक्चर देखेगा, उसको सोचने की जरूरत ही कॉपी करना उसको। तो एक्सपेरिमेंटली एक्टिव, इनएक्टिव, डेक्स्ट्रोली वो सब बता सकते हैं, लेकिन थियोरिटिकली केवल क्या बता पाएंगे? सो गए क्या सब? थियोरिटिकली क्या बता पाएंगे? एक्टिव है या इनएक्टिव। पक्का? यस। अब हमारे सामने चलेंगी कुछ बातें थियोरिटिकली। देखिए बहुत रिसर्च होती है तब जाकर आप यहां तक पहुंच पाते हैं। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में कोविड आया था, आया था भाई साहब, ऐसे ऐसे न्यूज वाले, मतलब न्यूज वालों का तो अलग ही लेवल है। जो लेवल न्यूज वालों का है वैसा ही आजकल यूट्यूब वालों का लेवल है। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है। 2000 का नोट आया, क्या क्या बोल रहे थे कि 2000 का नोट 20 फुट की गहराई तक भी पता लगा लिया जाएगा, सैटेलाइट से चिप है उसके अंदर। क्या है? चिप है। आधे बच्चे परेशान कि कहीं मेरे पापा को ना पता चल जाए मैंने कितने चुरा रखे हैं और कौन से कमरे में रखे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। ऐसा तो कुछ हुआ ही। उसके बावजूद भी घोटाले होते रहे कि भाई साहब एक जगह बहुत सारे पैसे नहीं रखे जा सकते वरना वो पता लगा लेंगे। मतलब उनको बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटेंट में ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है। एक गलत चीज सुलटा देगी आपको। एक गलत इंफॉर्मेशन ने महाभारत का युद्ध पलट दिया था। क्या अश्वत्थामा मारा गया, ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी बेचारे तक, गलत हथियार रख दिए उसने और निपटा दिया गया। तो इंफॉर्मेशन करेक्ट होना जरूरी है। तो हम बातें कर रहे थे कि डेवलपमेंट होती है, तो अब आप डेवलपमेंट होते हुए देखोगे। स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे केमिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबका मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल आपको डिटेल यहां पर देने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं बताता हूं स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक वर्ड निकल कर आया, कायरल। क्या निकल कर आया? कायरल। कायरल मॉलिक्यूल्स बोले गए कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब इसको कोई लोग कायरल बोल देते हैं, कुछ क्या बोल देते हैं, किरेल बोल देते हैं, उससे कोई फर्क। ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं नीट में कि बताओ कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, तो उसके लिए तो उसको खुद को प्रोनाउंस करके दिखाना पड़ेगा। तो ये तो टेंशन वाली बात ही, हमें तो लिखा हुआ आएगा, हम कुछ भी पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा बताया गया स्टार्टिंग में कि कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी गई, और प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद पता चला कि जो कंपाउंड्स पोलराइज लाइट के प्लेन को चेंज करते हैं उनमें खास बात पाई गई कि वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज आपस में सुपर इंपोज नहीं होते हैं। मैं जानता हूं यहां तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसीलिए मैं स्लाइड्स लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा चमकाया जा सके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा चमकाया जा सके। क्लियर? यहां से हम बात शुरू कर रहे हैं, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल्स उन्हें बोला गया जो मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इंपोजेबल। कायरल जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया। मैं कह रहा हूं ना, हमें इसीलिए केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। कोई लैटिन आ जाता है, कोई ग्रीक आ जाता है, फिर अगर अपन बात करें फिर कोई दूसरा आ जाएगा, तो हमें तो बस इधर ही घूमते रहना है। तो ये जो है कायरल वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब हाथ मतलब होता है हाथ। तो हाथ की एक खास बात होती है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का क्या होता है, मिरर इमेज। एक्सेप्शन यहां भी है ऋतिक रोशन, किसी के पास एक अंगूठा एक्स्ट्रा हो तो मिरर इमेज। हम नॉर्मल बात करें, अब मैं कह रहा हूं ना केमिस्ट्री में ऑलवेज बोला ही नहीं जा सकता। अगर कोई मास्टर केमिस्ट्री में ऑलवेज बोल रहा है तो उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए। हो कुछ हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो आवाज बोल भी थे। तो केमिस्ट्री में बहुत डर डर के पढ़ाना पड़ता है, जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा डरा हुआ रहता है कि ये बात यहां तो सही है वहां सही नहीं है। अब जिसने नहीं देखे कि दो अंगूठे वाले भी इंसान होते हैं वो तो कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि हमेशा होगा, हमेशा। एक्सेप्शंस हैं भाई। क्लियर? अब दुनिया ध्यान ध्यान से, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट है। अब आप इमेजिन करना पड़ेगा आपको। आप अगर अपन बात करें स्टीरियो, स्टीरियो इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन में साउथ वालों का कोई मुकाबला, मुकाबला ही एफर्टलेस होता है वहां पर। साउथ की मूवी देखी आप लोगों ने? हमारे वाले तो भाई साहब लड़ाई करके बताते हैं कि लड़ाई का नतीजा ये है।
वो बिना लड़ाई करे बताते हैं। हीरो की एंट्री होती है, बोलता है कि फुट लो, सब निकलो यहां से। वो बोले कि नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो देख मैं तुझे ऐसे धोऊंगा। धो नहीं रहा है, इमेजिन करवा रहा है। फिर वो पूरा इमेजिनेशन में चलते हैं सीन। उसके बाद वो सब अपने हथियार रख के चले जाते बिना लड़ाई। नतीजा मिल गया कि नहीं मिल गया? वो ये भी बताता है कि तू इधर से गोली चलाएगा तो मैं ऐसे बच के आऊंगा, फिर इधर से तलवार चलाऊंगा। सब इमेजिनेशन है कि नहीं है? तो बिना लड़ाई के नतीजा मिल गया आपको। खतरनाक तरीका। और वैसे हीरो ना मैं साउथ का ही मानता हूं, बॉलीवुड का तो हीरो हीरो मानता ही। 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म है ना, तो 2 घंटे पीटेगा वो, और 15 मिनट पीटेगा आखिरी में। और जब वो पीट रहा होगा, जब वो जीत जाएगा, तो उसके परिवार में कोई नहीं बचा होगा, सब निपट चुके होंगे। जीत के करेगा भी क्या भाई तू? साउथ वाला देखो भाई साहब, एंट्री से लेकर एग्जिट तक पीटता रहता है, चाहे वो धनुष ही क्यों ना हो। सामने वाले विलन की साइज नहीं देखता है, सुलटाता हुआ चलता है। ये बातें बहुत अच्छी समझ में आई आपको? क्यों? सब्जेक्ट की नहीं है। इसलिए कहना ये गलत है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। दिमाग तो है, इंटरेस्ट नहीं सब्जेक्ट में तुम्हारा। वो इंटरेस्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको इमेजिन क्या करना है, बीच में मिरर लिखा हुआ है। अब जो बिल्कुल नहीं दिमाग चलाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा कौन सा हाथ है? राइट हैंड। और ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड। आप देखिए राइट लेफ्ट की क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज तो हर किसी की होती है, समझिए। मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज तो बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और मिरर बोला कि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई, इमेज नहीं बनाऊंगा। इमेज तो बनेगी, लेकिन इमेज 2 टाइप की हो सकती है। ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। या तो ये इसके ऊपर क्या हो जाए? सुपर इंपोज, या क्या रहे? नॉन सुपर इंपोजेबल। सबसे पहले मैं आपको सुपर इंपोजेबल का मतलब समझाता हूं। सुपर इंपोजेबल के लिए इन्होंने डस्टर भी हटा दिए हैं। यही तो टास्क है अकेडमी में। कहां है डस्टर? 2 होने चाहिए। नहीं नहीं, 2 होने चाहिए। यही तो टास्क है अकेडमी में कि तुम समझा के दिखाओ। समझाओगे कैसे? तुम्हारे समझाने के सारे पैतरे क्या कर दिए जाएंगे? हाँ, अब मोबाइल लेना ही पड़ेगा। किसी दूसरे के पास भी आईफोन है क्या? हाँ, चलो कोई भी है, फोन है। हाँ, अनलॉक नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। पहले बच्चा डर जाता है कि कहीं मैसेज पढ़ लिए तो इसने। हाँ। अब देखिए, अगर अपन बात करें, आप मानो ये दोनों फोन क्या है? सेम। इमेजिन करना पड़ेगा ना, ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये दोनों फोन क्या है? सेम। एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्लियर? आप यहां पर मिरर इमेजिन कीजिए, तो यहां पर क्या बनेगी? इसकी इमेज। और इसको उठाकर अगर इस पर रख दिया जाए और सामने से केवल कितना दिखाई दे? एक, तो इसे बोलते हैं सुपर इंपोज होना। क्या होना? मतलब बिल्कुल एक ने दूसरे को कंप्लीटली छुपा लिया है, दिखाई देगा ही नहीं। इसको बोलते हैं क्या होना? सुपर इंपोज। तो उन्होंने क्या बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज आपस में क्या हो जाए? सुपर इंपोज, तो वो कंपाउंड क्या मिलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कंपाउंड क्या मिलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कि एक की मिरर इमेज उसके ऊपर क्या हो रही है? एग्जैक्टली सुपर इंपोज, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर सीधा कैसे बोल दिया? सीधा नहीं बोला भाई, बहुत टाइम लगा था उसमें। आप 2 घंटे की मूवी देखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 घंटे मूवी बन गई। 2 साल 2.5 साल लगते हैं। वो तो वही दिखाए गए हैं जो परफेक्टली शूट हुए हैं सीन। तो आपके साथ तो रिजल्ट शेयर किए जा रहे हैं, फेलियर शेयर नहीं किए जा रहे, सक्सेसफुल रिजल्ट शेयर किए जा रहे हैं। कि एक मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज अगर आपस में क्या हो गए? सुपर इंपोज, तो वो कंपाउंड क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे कंपाउंड को हम अकायरल कहेंगे। कायरल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अकायरल। अब दूसरा आता है, जैसे ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, ये उसकी क्या है? मिरर इमेज है कि नहीं है? अगर हम इसके ऊपर क्या करें? सुपर इंपोज, तो हुआ क्या? आपको पीछे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर एक मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज आपस में कैसे है? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कैसे मॉलिक्यूल बोलेंगे? कायरल। क्या बोलेंगे? और ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव पाए गए। तो देखिए, ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। जब हमने उनको सुपर इंपोज किया, और कुछ नहीं तो दोनों अंगूठे तो अलग अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब जो आपका हाथ है वो कैसा है? कायरल है। कैसा है? और एग्जांपल्स लेते हैं, समझिए। देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आपके सामने क्या है? ग्लव्स। क्या है? ग्लव्स। आपने जीवन में कभी ना कभी तो ग्लव्स जरूर पहने होंगे। तो आप देखिए, राइट हैंड का ग्लव्स की मिरर इमेज कौन सी बनती है? लेफ्ट हैंड।
अनप्रिंटेड लेने, कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट हैंड के ग्लव्स की मिरर इमेज क्या बनती है? लेफ्ट हैंड। बनता है कि नहीं बनता है? आप जाके देखना एक दूसरे की क्या दिखाई देंगे ऐसे, मिरर इमेज। लेकिन वो मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसी मिरर इमेज होंगे? नॉन सुपर इंपोजेबल। नॉन सुपर इंपोजेबल को मैं एक वर्ड और देता हूं, नॉन आइडेंटिकल। क्या वर्ड देता हूं? नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब समझे कि वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। देखिए यहां पर एक बेहतरीन बात लिखी हुई है मैंने, एवरी मॉलिक्यूल हैज ए मिरर इमेज। मिरर इमेज तो हर किसी की होती है, बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल हैज ए नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर। लेकिन हर किसी की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं होती है। तो अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो वो क्या रहेंगे? नॉन आइडेंटिकल। जैसे ये आपको दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक नहीं है। स्टीरियो का मतलब ही होता है नजरों का धोखा, खुली आंखों से धोखा होगा यहां पर, ठीक है। तो ऐसे हम ग्लव्स की बात कर रहे थे। राइट हैंड की ग्लव्स की मिरर इमेज क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड। अब वो दोनों आपके सामने रखे हैं, दिखने में बिल्कुल कैसे दिखेंगे? एक जैसे। लेकिन वो एक जैसे कैसे? सोचो, राइट हैंड का ग्लव्स राइट में ही पहना जा सकता है, लेफ्ट में अगर मैं इस ग्लव्स को पहनना चाहूं तो ये कौन से हाथ का है? राइट हैंड का, सॉरी लेफ्ट हैंड का। तो इसको राइट में, और ये कौन से का है? राइट का। तो दो ग्लव्स हैं तो उनको इंटरचेंज करके नहीं पहना जा सकता। इसका मतलब ग्लव्स को हम कैसा ऑब्जेक्ट मानेंगे? कायरल। कैसा मानेंगे? अभी सुनते जाओ। ये जूते तो जीवन में जरूर देखे होंगे, देखे नहीं होंगे तो खाए तो होंगे ही होंगे। अगर हम इनके बीच में क्या इमेजिन कर ले? मिरर। ये देखो इमेजिन कर लिया तो एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। ये भाई साहब वैसे लाया हूं मैं, बाटा वाले हैं ये। बाटा एकमात्र ऐसा जूता है जो पहनने में कम और पीटने में ज्यादा काम में लिया जाता है। बहुत जबरदस्त पड़ती है बाटे के जूते की। या फिर मिर्गे के दौरे पड़े तो सुंघाया जाता है। मतलब पहनने के अलावा सारे यूज है इसके। पहनोगे तो कुछ दिनों में आपको लंगड़ा कर देगा ये, ठीक है। तो ये जूते हैं एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। आपने भी चप्पल जूते पहने होंगे, आप देखेंगे कि वो एक दूसरे की एग्जैक्टली क्या है? मिरर इमेज है। लेकिन गजब की बात क्या है? वो मिरर इमेज जरूर है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है। मतलब कैसे है? नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मतलब कैसे है मिरर इमेज में? नॉन सुपर इंपोजेबल। कैसे प्रूव करें? देखो दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन आप जानते हैं राइट हैंड का, सॉरी राइट पैर का जो जूता है राइट में ही आता है, वो लेफ्ट में। आज अभी बदल के जाओ, देखो 100 लोग टोकेंगे तुम्हें कि जूते तो ठीक से पहनना सीख, डॉक्टर तो बने या ना बने। इसका मतलब राइट वाला राइट में आता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट में आता है। चप्पल की भी ये कहानी है। आप देखिए एक चप्पल दूसरे चप्पल की क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज तो है, लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इंपोजेबल। आज रूम पे जाके तुम्हें यही ट्राई करना है, एक चप्पल के ऊपर दूसरे चप्पल को सुपर इंपोज करवाना है। सुपर इंपोज नहीं होगा। इसका मतलब चप्पल कैसा है? कायरल। तो बधाई हो, आपका चप्पल ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर कुछ ऐसा भी हो जो सुपर इंपोज हो जाए, जो मतलब मिरर इमेज भी हो और दोनों में कोई फर्क भी ना हो। यस, पेयर ऑफ सॉक्स। ये इतनी साफ नहीं है धुली हुई, लेकिन मुझे कोई और दूसरी इमेज नहीं मिली तो मैं इसी को उठा के लाया हूं। देखिए ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। गौर से देखिए, अगर अपन बात करें ये बिना अंगूठे वाली है, ये जान रहे हैं? क्लियर? हाँ, तो ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। ये देखो इधर साफ है एकदम, ये पहनने से पहले की है, ये पहनने के बाद की है, ठीक है। हाँ दोनों साथ में लेके आया हूं मैं। तो ये देखिए अगर अपन बात करें तो ये पेयर ऑफ सॉक्स जो होती है ये एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज भी है और सुपर इंपोजेबल भी है। आप देखना, आप जब जुराब को रखते हैं एक के ऊपर दूसरी, कंप्लीटली क्या हो जाती है? सुपर इंपोज। इवन आप पैकिंग ऐसे करते हैं, एक उसके ऊपर दूसरी और फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सुपर इंपोज होगा। और आप कभी भी जुराब पहनते हुए ये नहीं सोचते कि ये वाली लेफ्ट पैर की है या राइट पैर की, ना निकालते हुए ऐसे ही आपने जूते निकाले एक उधर, हाथ भी नहीं लगाते, मैं जानता हूं तुम्हारी जो हरकतें हैं। फिर ऐसे जुराब निकाले एक इधर एक उधर। जब सुबह दोबारा पहनने का टाइम आया तो जो जुराब पहले आ गई और जो पैर पहले आ गया उसी में पहन लिया। बाय डिफॉल्ट आपका दिमाग जानता है कि इनमें डिफरेंस नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन जूता पहनते हुए सोचते हो कि ये लेफ्ट का है, या क्योंकि वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। ऐसे ही ये जो है ये क्या होती है? सुपर इंपोजेबल। ये देखो बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? ए कायरल।
कैसा बोलेंगे? अकायरल। अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव और कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात आपको समझ में आई? और एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। देखिए, आपने जीवन में कभी ना कभी बाइक या स्कूटी तो जरूर चलाई होगी, और अभी तक नहीं चलाई है तो फिर यकीन मानिए आपके पैदा होने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आप फालतू में ही पैदा हो गए हैं। और अगर आपने सर्दियों में कभी चलाए हो और मान लीजिए आपके पास दस्ताने हैं और आपके दस्ताने के पैर में से एक वाला गायब हो गया, ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपके पेरेंट्स को भी निकलना हो, तो पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है बच्चों का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। आप चिल्ला रहे हैं कि मुझे एक एक दस्ताना नहीं मिल रहा, एक ग्लव नहीं मिल रहा, एक ग्लव नहीं मिल रहा, तो घर वाले पूछते हैं, अरे मेरा ले जा, कौन से वाला गुम गया है, कौन से वाला गुम गया है? तो कोई अगर आपको देता भी है तो तुम क्या बोलते हो? राइट हैंड का तो है, लेफ्ट का दीजिए, क्योंकि दोनों ग्लव्स इमेज हैं एक दूसरे की, लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं है। अब वापिस पढ़ो, इस लाइन का मतलब समझ में आएगा। एवरी मॉलिक्यूल हैज ए मिरर इमेज। मिरर के सामने कुछ भी रखोगे इमेज तो बनेगी, लेकिन बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल हैज ए नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे ये जो मिरर इमेज है ये कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल। ये जो मिरर इमेज है कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल। ये भी जो मिरर इमेज है कैसी है? नॉन सुपर इंपोजेबल। लेकिन ये कैसी है? सुपर इंपोजेबल। तो कायरल मॉलिक्यूल्स को ऐसे ही डिफाइन किया गया। अगर एक मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? कायरल। और वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। यकीन मानिए हमारी मुसीबतें कम नहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि तो चप्पल जूते हैं आपने देखे हुए हैं, मॉलिक्यूल तो आज तक आपने एक भी नहीं देखा है, तो इमेज बनाओगे कैसे? लेकिन धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो डेफिनेशन है वो कायरल मॉलिक्यूल की लिख लीजिए। मैंने मॉलिक्यूल लिखवाया है तो कंपाउंड की जगह क्या कर देना? मॉलिक्यूल लिखो इस डेफिनेशन को। इफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इंपोजेबल, मतलब नॉन आइडेंटिकल। देखिए, आपका माइंड इसी वे में ट्रेंड किया गया है बचपन से। आप सॉक्स पहनते हुए रियली कभी नहीं सोचते कि लेफ्ट पैर आगे लाऊं या राइट पैर आगे लाऊं। तो कुछ चीजें तो जाने अनजाने में आपको पहले से पता है कि इनमें कोई फर्क नहीं है। इफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इंपोजेबल, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन आइडेंटिकल, देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल। देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल। देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल। बस इतना ही लिख दो। देन द मॉलिक्यूल इज नोन एज कायरल। तो कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पता चल चुकी है। इफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे हम? कायरल। नेक्स्ट जबरदस्त पॉइंट लिखी हुई है हमने, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल। कई बार मैं कंपाउंड लिख दूंगा, मॉलिक्यूल लिख दूंगा, तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्टिकल एक्टिविटी एक बल्क फिनोमिना है। आपके लेवल पर वो कभी मॉलिक्यूल और ऐसी बातें नहीं करेगा। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर कायरल। जबरदस्त पॉइंट है। जो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो क्या होगा? कायरल। बिना ऑप्टिकली, बिना कायरल के कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता। कोई धरती पर एग्जांपल ही नहीं है जो कायरल ना हो और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो जबरदस्त है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो क्या है? जबरदस्त। देखिए क्या लिखा हुआ है, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। लिखिए पहले इसको, जबरदस्त लाइन है भाई। ये जो स्टेटमेंट्स आती हैं करेक्ट इनकरेक्ट उसमें जरूर आएगी लाइन कभी ना कभी। कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कायरलिटी is the necessary and sufficient condition. Chirality is the necessary and sufficient condition for a compound to be optically active. For a compound to be optically active. अब इसका मतलब समझिए क्या कहना चाहता है। मैं जानता हूं कि इंग्लिश आपको मुझसे थोड़ी अच्छी आती होगी, मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं 10th तक। कितने हिंदी मीडियम से? अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से कितने पढ़े हैं 10th तक? 2 ही बच्चे हैं। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा हूं, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कॉन्वेंट वाले पढ़ाई के अलावा सब पे ध्यान देते हैं। यूनिफॉर्म पे ध्यान देंगे, हेयर कट कैसा है भाई, नाखून आपके कैसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस पहन के आनी है, सारी बातें करेंगे पढ़ाई के अलावा।
क्योंकि ये बात मैं जब +1 +2 में गया तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में गया, मुझे समझ में आया। मैं बताऊं, पहले दूसरे दिन गया मैं परेशान हो गया था, मतलब डिप्रेशन में जाने वाला था मैं जाके क्लास में बैठा। अब मैं गांव से बिलोंग करने वाला हूँ, क्लियर। स्कूल बस में गया वहां तक। अब सरकारी स्कूल में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चप्पल पहन के जाते थे, तो चप्पल भी टूटा हुआ उसको ठीक करवा के जाते थे, क्योंकि हमारा मास्टर भी ऐसा ही होता था, मास्टर का खुद का टूटा हुआ होता था। तो कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता ना कि अपने लेवल के हैं सारे के सारे। हमारे यहाँ क्या था कि इंग्लिश वाला भी हिंदी ही बोलता था, इंग्लिश वाला भी। और वहां गए तो भाई साहब सारे इंग्लिश बोल रहे हैं। हाँ, इंग्लिश मतलब उनका पूरा ध्यान है इंग्लिश की, इंग्लिश सिखा दी तो बस, जीवन में और कुछ सिखाना ही नहीं है, रिसेप्शन का काम तो कर सकता है। मैं गया 2-3 दिन मैंने क्लास अटेंड की, भाई साहब जो बच्चे आपस में बात करते थे इंग्लिश में दनादन दनादन, वो इंग्लिश बोलते मैं हिंदी में सोचता, तब तक वो दूसरी बात बोलते थे, मैं उनकी बातें नहीं समझ पा रहा हूं। मैं घर वालों को बोलने वाला था कि भाई साहब निकालो मेरे को यहां से, परेशान हो रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ, 1-2 वीक के बाद यूनिट टेस्ट हुआ। क्या हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ। यूनिट टेस्ट में शायद मैं फर्स्ट या सेकंड रहा हूं। फिर मेरे को पता लगा ये केवल बातों के हैं, कोई मतलब। भाई साहब जो सबसे ज्यादा फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था वो फेल था, दूसरे दिन मेरे पास बैठा था वो। हाँ ऐसा होता है, तो डरने की जरूरत। कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शुरुआत से पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया, हमने भी 90 घंटे में फर्राटेदार इंग्लिश बोले, कोर्स किया है, कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं, लेकिन कोर्स तो मैंने किया है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब समझते हैं, फिर ये लिखेंगे फिर ये। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है तो उसको कायरल होना पड़ेगा। कायरलिटी का मतलब होता है बीइंग कायरल। जैसे आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, इंडियन। आगे बात समझ में। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, मतलब कायरलिटी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो कैसा है, कायरल। कायरलिटी मींस बीइंग कायरल। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए और कुछ होने की जरूरत, कायरल होना नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, काफी भी है और जरूरी भी है, उसके अलावा कुछ होने की जरूरत नहीं है। तो ये जबरदस्त पॉइंट है, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अकायरल मॉलिक्यूल लिखा गया है। अकायरल मतलब बहुत सिंपल शब्दों में बोले तो जो कायरल नहीं है वो क्या होता है, खत्म। मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट, पहली बात तो ये हो गई, वो क्या होंगे, अकायरल। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखवाई जाती है इसकी भी। दूसरी बात, अगर अकायरल है तो उनकी मिरर इमेज कैसी होगी, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज या फिर आइडेंटिकल मिरर इमेज, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको होल्ड करेंगे। इनफैक्ट हमने कुछ ऐसा खास पढ़ाई नहीं है, जस्ट बेसिक हमने क्लियर किए हैं, बट अगली क्लास में धुआंधार बातें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज क्लास जो है वो गलती से मिस मत करना और कोशिश करना ऑफलाइन अटेंड करना। ऑफलाइन में विजुअलाइजेशन क्या आता है, अच्छा आता है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू समझाऊंगा तो हो सकता है आपको चीजें चमक जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी बात क्या रहेगी नेक्स्ट क्लास में जब भी आपकी होगी। और आपके जो भी सीनियर जूनियर है सबके लिए प्रे कीजिए कि हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच। अरे मेरा फोन रह गया है क्या, अरे मेरे को नहीं पता। एक बात बता दूं, मैं वो मास्टर हूं जिसको सारी इंफॉर्मेशन बच्चों के बाद पता चलती है, क्योंकि मेरा इन सब में इंटरेस्ट, मैं क्लास ली घर जाने वाले में से, मुझे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने पढ़ाने तक बातें रखती अपनी। राधे राधे।